Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 9th of September 2024. कल का द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पब्लिश हुआ था, इसलिए हमारा वीडियो नहीं आया था। आज का न्यूज स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज किससे रिलेटेड है? Biren calls for targeted moves on militant camps. बेसिकली हम सब जानते हैं जो मणिपुर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पर कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि वहां पे ड्रोन अटैक्स या फिर लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। मणिपुर में बहुत लंबे समय से इस तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। उसके पीछे का रीजन है कि वहां पे दो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। फर्स्ट वन इज मेती, सेकेंड वन इज कुकी। वहां की ओरिजिनल जो ट्राइब है वो मेती ही है। कुकी जो है उसे ब्रिटिशर्स ने वहां पर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन सिचुएशंस और कंडीशंस को देखते हुए कुकी ट्राइब को स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन मेती ट्राइब कंटिन्यूअसली डिमांड कर रही है कि उन्हें भी स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले। इसी को लेकर के दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस और ऐसी सिचुएशंस कंडक्ट होती रहती हैं। उसी के रिस्पेक्ट में वहां के सीएम ने गवर्नर जी के साथ मीटिंग करके ये बताया कि जो ये अभी के ये जो अटैक्स हो रहे हैं वो काफी एक्सपर्टीज, काफी मतलब जो लोग प्रैक्टिस है वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं। सो जरूरत है कि जो अब मिलिटेंट कैंप्स हैं उन पर हम टारगेटेड मूव करें ताकि हमें कंक्लूजन तक पहुंच सके कि कौन इन एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Manipur CM meets Governor Lakshman Prasad Acharya for the second time and hands over a memorandum as violence escalates in the state. He is unlikely to resign at a time of uncertainty. Meeting come after fresh violence saw 9 people from Meeti, Kuki, Zo communities killed in gunfights and drone attacks since September 1. इस न्यूज को हमने कनेक्ट करके समझ लिया कि आखिर वहां पे इशू क्या चल रहा था। वहां पे अप्रोक्स 4 मंथ्स टाइम पीरियड के लिए शांति का था, बट अब फिर से वहां पे वॉयलेंस एस्केलेट हो गया, मतलब बढ़ता हुआ वॉयलेंस नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स पैनल डिसॉल्व्ड अमिड डाइसेंट ओवर कंसेंसस। बेसिकली हम सब जानते हैं कि हम इंडिया में हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट कराते हैं, जिसके अंतर्गत हमें डेमोग्राफी का डेटा मिलता है कि हमारी कंट्री में कौन से लोग रहते हैं, क्या उनका जेंडर है, क्या उनकी एजुकेशन है। ये सारी चीजें हम सेंसस के थ्रू कंडक्ट करवाते हैं। ये सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट करवाने की एक प्रथा चलती आ रही है, लेकिन 2021 में हमारा सेंसस डिले हो गया। द रीजन इज कोविड-19। उसके बाद सेंसस को कंडक्ट करवाने की प्रैक्टिस 2023 में कंडक्ट करवानी थी, बट वो भी डिले होती हुई नजर आ रही है। इसके चलते जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है हैज क्वाइटली डिसॉल्व द 14 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। जो ये कमेटी है वो यूनियन गवर्नमेंट को टर्म्स बताती है, मतलब कि एक तरह से आइडिया देती है कि हमें सेंसस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, किस तरह से हम पूरे सेंसस को कंडक्ट करवाएंगे। उस पैनल को अभी क्या कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है। क्योंकि कंटिन्यूअसली डायरेक्शंस जा रहे थे सेंसस कंडक्ट करवाइए, बट वो कहीं ना कहीं डिले कर रहे थे इसको कंडक्ट करवाने में। नेक्स्ट इज Ukraine hopes that India will review its decision on joining the Swiss panel Swiss peace process, says ambassador. हम सब जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशंस चल रही हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं कभी यूक्रेन कभी रशिया एक दूसरे के रीजन्स को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहले रशिया विजिट किया, फिर यूक्रेन विजिट किया। तो इसी रिस्पेक्ट में यूक्रेन के जो एम्बेसडर है उनका कहना यह है कि इंडिया जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में
पीस प्रोसेस एस्टेब्लिश करवाने के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सिर्फ मेडिएशन के रोल के बजाय यूक्रेन और रशिया के बीच में इंडिया को एक एक्टिव पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्विस पीस प्रोसेस को ज्वाइन करने के लिए सोचना चाहिए, ताकि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आ सके। Then next is patient with mpox symptoms isolated, says health ministry। हम सब जानते हैं अफ्रीकन नेशंस और वेस्टर्न कंट्रीज में mpox के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो रिसेंटली देखा गया है कि एक जो पर्सन है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को चेक किया तो वो भी एक एमपॉक्स आउटब्रेक जिस कंट्री में हो चुका है वहां से इंडिया आया है। सो उसको आइसोलेट करके रखा गया। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत एमपॉक्स के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। हमारे लिए यूपीएससी व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपॉक्स को समझना। एमपॉक्स एक डीएनए वायरस है जो कि पॉक्सीविराइडे फैमिली को बिलोंग करता है। ये एक डीएनए वायरस है। इसे 1958 में एमपॉक्स डिफाइन किया गया था। एमपॉक्स मतलब कि मंकी पॉक्स। ऐसा माना जाता था कि ये जो वायरस है ये मंकी से फैलता है, बट बाद में स्टडीज के दौरान पता चला कि ये मंकीज से नहीं बल्कि रोडेंट्स से फैलता है। स्टिल इसका नाम एमपॉक्स ही है। Mpox is primarily transmitted to humans from animals, particularly rodents and primates। इसके अगर इन्फेक्शन की बात करें तो फीवर, हेडेक, मसल एक्स इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिकली हेल्थ इंपॉर्टेंट घोषित कर दिया है। इसके बेसिकली अगर इसको देखें ना तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, मतलब कि हमें इस वायरस में इतना ज्यादा ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बॉडी में अगर आ भी जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी स्ट्रेंथ है कि वो इस वायरस से खुद से लड़ सकती है। स्टिल हमारे पास एमपॉक्स से लड़ने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। देन नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम सबअर्ब्स फेस रेन फ्यूरी, अलर्ट फॉर 9 तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स। हम सब जानते हैं सदर्न इंडिया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन रीजन्स में बहुत ही ज्यादा फ्लड लाइक सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। सो उसी रिस्पेक्ट में आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वो भी वहां की और 9 तेलंगाना की डिस्ट्रिक्ट्स में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है फ्लड लाइक सिचुएशंस को लेके। नेक्स्ट इज रीडेवलप थ्रेटन्स हेरिटेज वैल्यू ऑफ कुन्नूर स्टेशन। बेसिकली कुन्नूर रेलवे स्टेशन जो कि नीलगिरीज में पड़ता है। नीलगिरीज की जो माउंटेन रेल सिस्टम है ना उसे यूनेस्को ने हेरिटेज साइट के अंतर्गत डिक्लेयर कर रखा है। अभी क्या जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी एक स्कीम है दैट इज नोन एज अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत कुन्नूर रेलवे स्टेशन को हमें रीमॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि अगर इस तरह से इस स्टेशन की खासियत क्या है कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमने इस स्टेशन को बनाया था 125 साल पहले, वही इसकी ब्यूटी है। लेकिन अगर हम रीमॉडिफाई करने की बात करें तो हम पुराने पूरे स्ट्रक्चर को पहले डिमोलिश कर देंगे और फिर नए स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इसकी ब्यूटी है, जो इसका सिग्निफिकेंस है, वो कम होता हुआ नजर आएगा। सो इसके रीडेवलपमेंट को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऐसा माना गया है कि ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रूप्स वगैरह को प्रॉपरली यहाँ से वहां ट्रांसफर करने के लिए ये रेल रूट बनाया था। लेकिन अब आजादी को इतने ईयर्स हो गए हैं, सो हम उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को लेकर के सामने प्रोटेस्ट सामने आ रहे हैं। हमारे लिए यूपीएससी हैक के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत हम 1309 स्टेशंस को रीडेवलप करने की बात कर रहे हैं नेशन वाइड लेवल पर। इसके अंतर्गत हम पैसेंजर्स को मॉडर्न एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ये स्कीम 2023 में लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। बेसिकली होगा क्या ना, कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर होगी, फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी, सिक्योरिटी होगी और एक अच्छा इंटर मॉडल इंटीग्रेशन, सर्कुलेशन, पैसेंजर्स को फैसिलिटीज
बहुत अच्छे तरीके से मिल पाएंगी, साथ के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग Abu Dhabi and India. Recently, Abu Dhabi Crown Prince Al Nahyan arrives in New Delhi. जो अबू धाबी के प्रिंस हैं उनका अराइवल देखा गया इंडिया में। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, जो दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल टाइज हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोनों के बीच में कोऑपरेशन, ट्रेड को लेकर, स्पेस को लेकर, डिफेंस को लेकर, इन सब चीजों में हमें बढ़ता हुआ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। टू बूस्ट बायलैटरल टाइज ऑन अ रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग एनर्जी, कनेक्टिविटी, एक्सकलेटिंग टेंशंस इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है, उनको हटाने के लिए दोनों कंट्रीज आपस में टाइज को बढ़ाएंगी। डिफेंस को लेकर हो गया और एनर्जी को लेकर हो गया, इन सब सेक्टर्स में दोनों कंट्रीज मिलकर वर्क करेंगी ताकि एक अच्छा बेटर कनेक्टिविटी इंश्योर हो डेवलपमेंट के लिए। देन नेक्स्ट इज इंडिया US agreed to swap turns Biden to host Quad Summit in home state. Basically, इस साल की जो क्वाड समिट होने वाली थी वो इंडिया में कंडक्ट होने वाली थी, बट चूंकि सितंबर के मंथ में चारों नेशंस जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं वो यूएसए में मिलने वाले हैं, सो इंडिया और यूएसए ने स्वैप कर लिए अपनी होस्टिंग को। मतलब कि 2024 में यूएसए होस्ट करेगा क्वाड की मीटिंग को, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2025 में इंडिया होस्ट करेगा क्वाड की समिट को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वाड। क्वाड 4 डेमोक्रेसीज, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 नेशंस की ग्रुपिंग है। चारों कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। साथ के साथ चारों कंट्रीज का मानना यह है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसका फ्री, ओपन एंड सिक्योर मूवमेंट के लिए ये क्वाड फॉर्म किया गया है। All 4 nations find a common ground of being democratic nations and also support the common interest of unhindered maritime trade and security. Free, open and prosperous Indo-Pacific region की बात करते हैं ये nations. क्वाड का आइडिया 2007 में जापान के शिंजो आबे के द्वारा लाया गया था, उसे फॉर्मलाइज किया गया 2017 में, और अब इन चारों नेशंस को मिलाकर क्वाड्रिलेटरल कोalition भी बोला जाता है। बेसिकली अगर इनफॉर्मल बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि क्वाड का फॉर्मेशन चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए या बैलेंस करने के लिए किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं ना कहीं चाइना अपनी मनमानी से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी करके ट्रेड को फ्री और ओपन फॉर ऑल नहीं रखने दे रहा था, इसलिए हमने क्वाड बनाया है इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन फॉर ऑल और प्रॉस्परस बनाने के लिए। समटाइम्स जो चाइना है वो यूएसए पर ऐसे एलिगेशंस भी लगाता है कि यूएसए, जिस तरह से यूएसए का अपना एक नाटो ग्रुप है वैसे ही एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर क्वाड बना रहा है, क्वाड भी एक तरह का नाटो ही है, ऐसा मानना चाइना का है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये चारों क्वाड नेशंस हो गए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। Then next is all states must adopt national education policy, says धानकार। राज्यसभा की जो चीफ हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जगदीप धांकर जी, उनका मानना ये है कि सारे स्टेट्स को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। उसके कई सारे फीचर्स भी डिस्कस किए गए, जैसे कि The national education policy empowers our youth to fully exploit their talent and energy, giving due importance to all languages. सारी लैंग्वेजेस को एक समान इंपॉर्टेंस दिया गया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, कहीं ना कहीं ये हमारे यूथ की पोटेंशियल को फुल्ली एक्सप्लॉइट करने के लिए हमने बनाई है। सो सारे स्टेट्स को इसे अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2020 में लाया गया था, जिसका एम था टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक कई सारे हमने चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, जिसका मेन एम है इंडिया
अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज का सुपर पावर बनाने के लिए हमने ये पॉलिसी सामने लाई है। कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इस पॉलिसी के। स्कूल लेवल पर हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब कि जो बच्चे हैं उनका स्कूल्स में इनरोलमेंट 100% करने की बात करें 2030 तक के। हमारा टारगेट है कि स्कूल लेवल पर GER जो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, वो 100% हो जाए 2030 तक। इसके बाद हमने जो बड़ा चेंज लाया है वो ये है कि पहले जो सिस्टम चलता था वो 10+2 का चलता था, लेकिन अब हमने उसे चेंज करके 5+3+3+4 4 फेसेस में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि जो 5 मतलब कि 3+2, इट इंक्लूड्स द एज ग्रुप फ्रॉम 3 to 8 years, मतलब कि फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत बच्चे को प्लेइंग करना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। फिर उसके बाद 3 years का प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे की क्लासरूम लर्निंग पर फोकस किया जाएगा, जैसे खेलना भी, डिस्कवरी भी करना और एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। 5+3 2 स्टेजेस हो गए। उसके बाद +3 के अंतर्गत हम मिडिल स्टेज लाएंगे। इसके अंतर्गत क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इन सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। इस स्टेज के अंतर्गत हम क्लासेस लाएंगे फ्रॉम क्लास 6 to 8। उसके बाद आता है 4 मतलब कि क्लास 9 to 12 तक के बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पर और साथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब कि जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दे, इस तरह की लर्निंग पर एम्फेसाइज किया जाएगा। सो बेसिकली रिवाइज करते हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो रिप्लेस करती है 10+2 वाले मॉडल को 5+3+3+4। इस स्टेज के अंतर्गत पहले फाउंडेशनल स्टेज जो कि 5 years तक का कंसीडर किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 साल से 4 साल तक के बच्चों को प्ले करवाना और स्कूल में ही मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटीज पर फोकस किया जाएगा। फिर उसके बाद फ्रॉम क्लास 1 फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लास 3rd to 5th, क्लास 6 to 8, देन क्लास 9th to 12th, इस तरह से क्लासेस को डिवाइड किया गया है अलग अलग लेवल्स में। इस जो स्कूल एजुकेशन है उसे और भी ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए और स्किल्स बच्चों के अंतर्गत डालने के लिए। अब बात करते हैं कॉलेज लेवल की। हायर एजुकेशन में हमने टारगेट रखा है कि 2035 तक हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% कर देंगे। अभी जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो 26.3% है, उसे हम 50% तक ले जाने की बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कोर्सेज में जो करिकुलम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया है, उसमें मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है। मतलब कि जो स्टूडेंट है वो 3-4 साल के कोर्सेज को, मान लो उसे किसी प्रॉब्लम की वजह से बीच में छोड़ना पड़ रहा है, उसने एग्जिट ले लिया करंट कोर्स से, फिर उसके बाद ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि फ्यूचर में अगर उससे मिलता है, ऐसा कंडीशंस बनती है कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है, तो वो एंट्री फिर से उस कोर्स में उसी स्टेज से ले सकता है। साथ के साथ हमने क्रेडिट्स को काउंट करने के लिए एक क्रेडिट बैंक भी बनाया है बच्चों के लिए। मतलब कि जो कोर्सेज वो कंप्लीट करते जाएंगे उस हिसाब से उनको क्रेडिट्स मिलते जाएंगे, क्रेडिट्स पॉइंट के, पैसों के नहीं। इसको एक सम अप करते हैं। पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय स्टेट सेंटर टू बी रेज्ड टू 6% ऑफ GDP। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब कि GDP का 6% हमें एजुकेशन में एक्सपेंडिचर करना है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू बी रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नया नाम हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया। सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज। हम सब जानते हैं डिजिटल वर्ल्ड का कितना ज्यादा आगे स्कोप है, उसके लिए हम सेपरेट यूनिट की बात कर रहे हैं। फिर हमने स्कूल एजुकेशन को देख लिया कि उसमें हमने कौन सा मॉडल लाया है।
साथ के साथ मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5 वेयर एवर पॉसिबल। मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि हम मदर टंग पर भी एम्फेसाइज करेंगे, जो कि जगदीश धापर जी ने इस आर्टिकल में डिस्कस किया कि सारे लैंग्वेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। सिमिलरली मदर टंग को भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिलेगा, मतलब कि हम क्लास 5 तक के जो इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग में दे सकते हैं। देन हायर एजुकेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत हम जो मॉडल लाए मल्टीपल एग्जिट एंट्री का वो भी डिस्कस कर लिया। साथ के साथ हमने एक प्रोग्राम एमफिल चलता था जो कि पीएचडी के पहले किया जाता था स्टूडेंट्स के द्वारा, उसे हटा दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। देन नेक्स्ट इज इंडियाज मिलिट्री डिप्लोमेसी इन टॉप गियर विद बैक टू बैक एक्सरसाइजेस। हम सब जानते हैं कि इंडिया की जो मिलिट्री है, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, वो अलग अलग कंट्रीज के साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है। क्यों? ताकि कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ सके। जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं लोग, अगर उनके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि दो अलग अलग कंट्रीज की मिलिट्री को मिल करके उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को टैकल करना है, तो उस टाइम पे वो लोग ऑलरेडी एक दूसरे की टेक्निक्स को समझे, एक दूसरे के वर्किंग प्रोसेस को समझे और सिचुएशन को हैंडल कर सके। इसलिए अलग अलग एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। सो जो इंडिया की मिलिट्री है इस समय उसका काफी हेक्टिक शेड्यूल है। कंटिन्यूअसली बैक टू बैक हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवा रही है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूएस बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज युद्धाभ्यास। पहला तो आर्मी की जो युद्धाभ्यास है जो यूएसए के साथ हम कंडक्ट करवाते हैं वो करवाएंगे। उसके बाद इंडिया की एयर फोर्स की लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज दैट इज तरंग शक्ति, उसे भी हम कंडक्ट करवाने वाले हैं। सो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए 2 पॉइंट्स जरूरी हैं, वो ये है कि युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए की आर्मी कंडक्ट करवाती है। देन सेकेंड इज तरंग शक्ति इंडियन एयर फोर्स की मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। देन नेक्स्ट इज पॉलिसी पैरालिसिस अ वीकेंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर। इस एडिटोरियल में इंडिया के पब्लिक सेक्टर को लेकर के, पब्लिक हेल्थ सेक्टर को लेकर के डिस्कशन किया गया है। इसके अंतर्गत डिस्कस किया है कि जो हमारे इंडिया का हेल्थ सेक्टर है वो कहीं ना कहीं किस चैलेंजेस से फेस कर रहा है और उसमें हमें क्या काम करने की जरूरत है। बात करते हैं, इंडिया के हेल्थ को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज the disease of poverty such as TB, malaria, undernutrition, maternal death, illness due to food and waterborne diseases। बेसिकली पहली डिसीज ऐसी जो पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप के लोगों को होती है। टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, अंडर न्यूट्रिशन हो गया, इस तरह की जो डिसीज है। पहला ग्रुप कौन सा हो गया? पुअर एंड वल्नरेबल। इनके अंतर्गत जो डिसीज आती है वो ये सब आती है। सेकेंड ग्रुप इज मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के साथ क्या प्रॉब्लम आती है? क्लाइमेट चेंज हो गया, एयर, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट या ड्रेनेज फैसिलिटी में कमी, इन सब के कमी के कारण जो डिसीजेस होती हैं वो मिडिल क्लास के लोगों के अंतर्गत ज्यादा देखी गई हैं। Most of which are due to the poor infrastructure development and poor market regulations. And the third one is most popular need is public health are the curative care needs of a population. Provisioning of curative care is the most critical and controversial policy questions in the public health. Basically हमने diseases को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। प्राइमरी, जिसके अंतर्गत पुअर और वल्नरेबल सेक्शन आता है, जिसमें डिसीज आती है जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया हो गया या और भी डिसीजेज हो गई। सेकेंड हो गया मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजेज आती हैं, जैसे कि मान लो ड्रेनेज पैटर्न सही नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर बॉर्न डिसीज, एयर बॉर्न डिसीज, इस तरह की डिसीज से मिडिल क्लास लोग ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं। थर्ड बात करते हैं क्यूरेटिव डिसीज की। क्यूरेटिव मतलब कि क्यूरेटिव केयर मतलब कि ऐसी केयर अगर वो अवेलेबल है लोगों को तो लोग उस डिसीज को क्योर कर सकते हैं, मतलब कि उस डिसीज से ठीक हो सकते हैं। सो जो थर्ड डिसीज का प्लान है उसे फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी।
क्यूरेटिव डिसीज के अंतर्गत अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर मतलब कि क्या, the poor and vulnerable rely on primary healthcare institution of the public sector for primary level care as it is most affordable and is closer to their places of residence. प्राइमरी मतलब कि जो हेल्थ केयर सेक्टर्स में प्राइमरी पीएचसीज बने रहते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स बने रहते हैं, उन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत लाया जाता है। मतलब कि जो गांव खेड़े के लोग या किसी भी रीजन के लोग जहां पर इजीली पहुंच सकते हैं, इस तरह की हेल्थ यूनिट्स को प्राइमरी हेल्थ के अंतर्गत लाया गया है। द सेकेंड वन इज सेकेंडरी। इंडिया में शुरू से सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर चैलेंजेस मिलते हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर मतलब कि ऐसी हेल्थ जिसके अंतर्गत हम वहां के ह्यूमन रिसोर्स को इंक्लूड करते हैं। मतलब कि हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, उसे हम रखते हैं सेकेंडरी लेवल पे। फिर बात करते हैं टर्शियरी की। टर्शियरी केयर नीड्स फॉर क्यूरेटिव केयर अमंग द पीपल आर द फोकस ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर आयुष्मान भारत। टर्शियरी केयर के अंतर्गत हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो क्यूरेटिव केयर के थ्रू बात की जाती है, उस पर बात की जाती है। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम लाई, ये मिशन लाया 2005 में। इसके अंतर्गत हमने अलग अलग चीजें की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट्स बनाई, लोगों के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर फोकस किया, इंश्योरेंस की बात की, इन सारी चीजों को बात किया। बट कहीं ना कहीं अभी भी हमें चैलेंजेस सामने को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पहला, First, a health insurance cover ideally implies covering all healthcare expenses globally. It is unique that India's health insurance scheme covers only hospitalization expenses under the schemes. स्कीम की हमने बात की, उसके अंतर्गत हम इंश्योरेंस की बात करते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसमें उसके सारे हर तरह के एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में जो स्कीम चलाई गई उसके अंतर्गत हम सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस की बात करते हैं। पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये है कि जो बेसिक फैसिलिटीज है, हमने पहले ही देखा सेकेंडरी लेवल पर, मतलब कि जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, हेल्थ केयर सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर वो अवेलेबल हैं भी तो कहाँ अवेलेबल है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है। सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां का जो एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक है। जो हमने स्कीम चलाई है वो एक लिमिटेड लोगों के लिए चलाई है। जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम कार्ड देते हैं, जो इंश्योरेंस देते हैं, जो उनकी डिसीज को कवर अप करता है, उनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की बात करता है। सो इसके अंतर्गत हमने बहुत लिमिटेड सेक्शन ऑफ लोगों को इंक्लूड किया है। लेकिन जो लार्ज पॉपुलेशन है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इन डिसीज को क्योर करने के लिए मान लो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स पर रीच करते हैं, तो भी सामने क्या आता है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस के बिल जाते हैं, उन्हें इन सारी चीजों को पे आउट करना पड़ता है। सो एट द एंड क्या होता है? आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों को करना पड़ता है। सेकेंड चैलेंज ये है। इसके बाद थर्ड चैलेंज ये है कि जब हमने ये स्कीम चलाई आयुष्मान भारत, इसके अंतर्गत पहले क्या होता था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते थे, उनमें जो लोग रहते थे वो इन सारी चीजों को डील आउट करते थे। लेकिन जब हमने ये स्कीम चलाई तो हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को कन्वर्ट कर दिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो लोग वहां पे काम कर रहे थे उनके लिए जो कोर्स का गैप आ रहा था, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट थी वहां की, अगर वो फुलफिल नहीं करवा रहे थे, उनके पास किसी कोर्स की कमी थी, तो हम उन्हें छोटा मोटा कोर्स करवा के उन्हें वो जो हेल्थ यूनिट बनाई है हमने, बेसिकली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जो हमने, उन पर उनको डिप्लॉय कर दे रहे थे। इसके कारण से चूंकि उन्होंने फुल कोर्स तो किया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा गैप फुलफिल करने के लिए शॉर्ट कोर्सेज किए, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो उन पर से उठता जा रहा था। मतलब कि जो लोग पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में
ट्रस्ट के साथ जाते थे अपना ट्रीटमेंट कंडक्ट करवाने, कहीं ना कहीं लोगों के अंतर्गत विश्वास की कमी आने लगी कि भाई जो वहां पे इंसान बैठा है, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रॉपर वेल ट्रेंड नहीं है, तो वो हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। सो तीसरा चैलेंज जो है वो ट्रस्ट इश्यूज का आने लगा। फिर उसके बाद 2023 में हमने एक नया डायरेक्टिव पास किया, जिसके अंतर्गत हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहने लगेंगे। उसके पीछे का भी कोई लॉजिक या क्या सेंस है वो सामने नहीं आया। सो ये सारे चैलेंजेस हैं जो अभी भी इंडिया के हेल्थ सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। जरूरत है कि हम अपनी इंडिया के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करें, जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उन पर वर्क करें। Public health challenges are diverse in a country such as India, and there is a need to address these across social groups without fail. So this was all about this editorial. Next is, with or without Chinese company is a question. इस पूरे आर्टिकल में हम इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है जो इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है स्टार्टअप्स के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम हो गया, मेक इन इंडिया स्कीम हो गया, उन सब स्कीम्स का बेनिफिट कहीं ना कहीं चाइनीज कंपनी भी ले रही है जो इंडिया में वर्क करती है। सो अभी क्वेश्चन उठ रहा है कई बार कि क्या इंडिया में जो इंडिया का जो ग्रोथ है वो विथ चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर देखने को मिलेगा या हम इन चाइनीज कंपनी को हटा दें तब देखने को मिलेगा। सो डिस्कस करते हैं। इंडिया में हम कई सारी स्कीम्स चलाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, जिसके अंतर्गत हम नए स्टार्टअप्स को उनके प्रोडक्शन पर कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड चीज इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत हम फोकस कर रहे हैं इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, एक बड़े सप्लाई चेन का पार्ट बनाने की बात कर रहे हैं। सो इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो मोस्ट बेनिफिशियरीज हैं इंडिया में वो है चाइनीज जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, इंडिया में आ गई, अपना सेटल हो गई, उसके बाद कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स से अपने आप को बेनिफिट लेकर के ग्रो कर रही है। सो इस चीज को कर्ब आउट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स भी उठाए हैं, जो कि बात करता है इंडियनाइजेशन ऑफ स्कीम्स। इसके अंतर्गत हम क्या करने की बात कर रहे हैं, The government is also seeking to Indianize their operations and management in different ways, जैसे कि इंडक्शन ऑफ इंडियन इक्विटी पार्टनर्स इन लोकल ऑपरेशंस, मतलब कि अगर मान लो कोई कंपनी, स्मार्टफोन की कंपनी चाइनीज भी है या कोई भी फॉरेन कंपनी भी है, स्टिल हम उसमें जो इक्विटी पार्टनर्स हैं, जो मेजर होल्डर्स हैं, अगर वो यहाँ इंडिया में लोकली ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके मेजर होल्डर्स कौन रहने चाहिए, इंडियन, पहली चीज। दूसरी, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव्स टू टॉप रोल्स, बड़े बड़े जो ऊपर के हायर कैटेगरी के रोल्स हैं उसके अंतर्गत इंडियंस का ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इन्वॉल्विंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉर प्रोडक्शन एंड असेंबली, जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और उनको असेंबल करने की बात करिए, उसमें भी कहीं ना कहीं जो रोल है वो ज्यादा इंडियन का ही होना चाहिए। फिर एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट की तरफ ज्यादा जानी चाहिए, ना कि हम चीजों को इंपोर्ट ज्यादा करें। इस तरह की चीजों से हम इंडियनाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी क्वेश्चन उठ रहा है कि जैसे कि हम बात करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की, हम कई बार गलवान वैली या अलग अलग जब चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसके अंतर्गत हमने चाइनीज कंपनीज को, चाइनीज एप्स को बैन किया। इसके तहत अगर हमारी स्मार्टफोन कंपनीज में अगर टॉप रोल चाइनीज कंपनी प्ले करें तो हमारे आगे के क्या स्टेप्स होने चाहिए, इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट इज हाउ चेंजेस इन द लेवल ऑफ आर्कटिक सी आइस कैन चेंज मॉनसून पैटर्न्स इन इंडिया। इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि अगर आर्कटिक सी के आइस लेवल में चेंज हो रहा है तो क्या उससे इंडिया का मॉनसून पैटर्न भी बदलता हुआ नजर आएगा। सो द आंसर इज यस। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बेसिकली इंडियन मॉनसून क्या होता है,
Indian Meteorological Department has also warned the heavy rain in parts of Gujarat, Himachal Pradesh. हम सब देख रहे हैं currently situations ऐसी बन रही है कि कभी सदर्न इंडिया का पार्ट, कभी वेस्टर्न इंडिया, अलग अलग रीजन्स में रेनफॉल जो हो रही है वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो रही है। मतलब कि आईएमआर उसे प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि ये रेनफॉल क्यों हो रही है। अगर हमें ऐसी सिचुएशंस पता रहे कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होने वाला है या क्या ये फ्लड लाइक सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं वो वर्क करेंगी और इसके इम्पैक्ट को कम करने की बात करेंगी। लेकिन चूंकि हमारे इंडियन मॉनसून में ना सिर्फ इंडिया की जियोग्राफी और आसपास के रीजन की जियोग्राफी इम्पैक्ट करती है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक सी लेवल में राइज देखने को मिला है, वो भी हमारे इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट कर रहा है। देखते हैं कैसे। The scientists have suggested that the declining levels of Arctic sea ice due to climate change could influence the monsoon's temperature. Recent study में ऐसा देखा गया है कि less sea ice in the central Arctic leads to lower rain in western and peninsular India, but more rain in central and northern India. जो हमारे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका मानना ये है कि अगर आर्कटिक सी जो है, आर्कटिक सी की जो आइस है वो कम हुई, मतलब कि क्या होगा कि वाटर लेवल राइज होगा और उसके राइज होने से जो सदर्न पेनिनसुलर इंडिया है उसमें कहीं ना कहीं रेनफॉल कम देखने को मिल सकती है और नदर्न और सेंट्रल लेवल ऑफ इंडिया में रेनफॉल बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हम रिसेंटली देख भी रहे हैं कि कितनी ज्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल्स इंडिया में हो रही है। सो जरूरत है कि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के उसको लेकर के और भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें ताकि चीजों को प्रिडिक्शन और बेहतर तरीके में हो सके। क्लाइमेट चेंज बाय एक्सेलरेटिंग द रिडक्शन ऑफ आर्कटिक सी exacerbates the variability and unpredictability of the Indian monsoon. Lower Arctic sea ice can lead to more frequent and severe droughts in some regions while cautioning excessive rainfall and flooding in others. So जरूरत है, एक अर्जेंट डिमांड है कि हम इस जो फेनोमेनन है इस पे और भी ज्यादा रिसर्च एंड एनालाइज करें ताकि हमें पता चले कि कौन सा रीजन फ्लड की तरफ ज्यादा जा रहा है और कौन सा रीजन ड्रॉट वाले रीजन की तरफ ज्यादा जा रहा है। देन नेक्स्ट इज ऑन अनकॉमन साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी। बेसिकली ये पूरा एडिटोरियल साइक्लोन को लेकर के डिस्कस किया गया है। हम सब जानते हैं साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन मतलब कि एक फेनोमेनन है जिसके जो कि बेसिकली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो वाटर बॉडी के आसपास डेवलप होता हुआ हमें नजर आता है। साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ट एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया, then air circulates in an anti-clockwise direction in northern hemisphere and clockwise direction in southern hemisphere. साइक्लोन के अंतर्गत वायलेंट स्टॉर्म्स और बैड वेदर लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है। बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई सी सरफेस है, सी सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो उस रीजन पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने लगता है। लो प्रेशर मतलब कि वहां की जो हवाएं हैं वो बहुत अधिक गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। सो पहला चीज साइक्लोन डेवलप होने के लिए क्या चाहिए हमें, लो प्रेशर रीजन। सेकेंड चीज जो चाहिए हमें वो है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, विंड्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब कि नदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड्स रहती हैं वो अपने राइट साइड में डेविएट होती हैं। सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड्स अपने लेफ्ट साइड में डेविएट होती हैं। ये जो डेविएशन है ये बहुत जरूरी रहता है साइक्लोन के फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि जब डेविएशन होगा तब तो जाके एक सर्कुलर पाथ क्रिएट होगा और विंड जो है वो लो प्रेशर जोन है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगा। थर्ड इज स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड। मतलब कि जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें वेरिएशन बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विंड स्पीड बहुत अधिक है तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो एक कनेक्टिविटी बनेगी ना लो प्रेशर जोन से वो ब्रेक हो जाएगी। तो अगर कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई तो
जो फ्यूल है, लो प्रेशर क्या करता है, साइक्लोन के लिए एज अ फ्यूल वर्क करता है। फ्यूल ही खत्म हो जाएगा तो साइक्लोन तो फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। देन इसके बाद जो अपर डाइवर्जेंस सिस्टम, जो उस लो प्रेशर रीजन का अपर वाला रीजन है, उसमें डाइवर्जेंस होना चाहिए, मतलब कि जो वहां की विंड्स हैं, जो वहां पे क्लाउड्स फॉर्म होंगे, वो डाइवर्ज होने चाहिए, ताकि नीचे से लो प्रेशर जोन क्रिएट होते हुए ऊपर तक लंबा एक प्रेशर जोन क्रिएट हो पाए और वो कंटिन्यू डाइवर्ट होता रहे और वो स्ट्रेंथन होता रहे। सो ये है एक साइक्लोन का फिगर। जैसे कि इसे बोला जाता है आई ऑफ साइक्लोन, यहीं पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, यहीं से विंड आप ऐसे रैप होकर ऊपर उठती जाती है और ऊपर डाइवर्स होकर दूर जाती जाती है। जब ये डाइवर्स होंगी तभी तो यहाँ से नई विंड फॉर्म होगी और जो लो प्रेशर जोन है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। ये होता है साइक्लोन। इसके तहत क्या होता है, बहुत तेज रेनफॉल हो सकती है, वायलेंट स्टॉर्म्स चल सकते हैं। सो बेसिकली देखा गया है कि जो इंडिया का अरेबियन रीजन है उसमें बहुत कम लो प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं। बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ज्यादा साइक्लोन फॉर्म होने की कंडीशंस देखी गई है। क्यों? पहला चीज, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वो कहीं ना कहीं लैंड से ज्यादा इंक्लोज्ड है। इंक्लोज्ड होने की वजह से लैंड का टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो सी का भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और 27 डिग्री सेल्सियस ज्यादा वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे साइक्लोन्स बन जाते हैं। लेकिन इस बार का जो साइक्लोन है वो अरेबियन सी में बना है, उसका नाम है आसना। इसी के ऊपर साइंटिस्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आखिर आसना का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बेसिकली जो साइक्लोन्स रहते हैं वो अपना फ्यूल, मतलब कि लो प्रेशर जोन हमेशा सी पर क्रिएट करते हैं, लेकिन इस बार आसना जो साइक्लोन है वो उसने लो प्रेशर जोन लैंड से बनाया है। तो इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करवाई जा रही है कि आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई जो एक इस तरह का एक अनयूजुअल साइक्लोन हमारे सामने आया। 1981 के बाद पहली बार मॉनसून के टाइम पर हमें अरेबियन सी पर आसना नाम का साइक्लोन देखने को मिला है। इसके साथ अनकॉमन क्या है, क्यों ऐसा हुआ, इन सब पर रिसर्च चल रही है। देन नेक्स्ट इज यूथ इन पंजाब लुक टू ग्रीनर पेस्चर्स अब्रॉड टू मेक अ लिविंग। बेसिकली जो हमारा नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 6.7%, लेकिन पंजाब का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 7.7%, हमारे नेशनल एवरेज से भी ज्यादा। तो वहां का जो यूथ है ना वो कहीं ना कहीं बिलीव कर रहा है कि हर एक छोटे परिवार से, हर एक परिवार से एक ना एक पर्सन दूसरी फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होने की बात कर रहा है या फिर वो चले भी गए हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए। नेक्स्ट इज Brazil's leading eyes boosting trade with India। बेसिकली ब्राजील की एक ये LIDE ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बात कर रही है इंडिया के साथ ट्रेड बूस्ट अप करने के लिए। बात कर रही है कि ये अपनी एक ऑफिस मुंबई में स्टैब्लिश करेगी जिससे कि ब्राजील और इंडिया के मतलब इंडिया और लैटिन अमेरिका में जो कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, स्पेशली ब्राजील के साथ। अगर इंडिया और ब्राजील का रिलेशन देखें, ट्रेड रिलेशन देखें, तो इंडिया ब्राजील से जो चीजें इंपोर्ट करता है वो है ऑयल, शुगर, शुगर केन, सोयाबीन ऑयल, इस तरह की चीजें, और हम ब्राजील को एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। सो बात की जा रही है कि अभी भी हमारे रिलेशंस बहुत बेहतर हैं, बट अगर हम इस तरह से बायलैटरल टाइज पर और ज्यादा ध्यान देंगे तो ये एक इंडिया के लिए और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटिस्टिक चीज होगी। देन नेक्स्ट इज रशिया ड्रोन्स हैव वायोलेटेड एयर स्पेस सेज टू नाटो नेशंस। बेसिकली नाटो का एक नेशन है रोमानिया, जिसका मानना ये है कि रशिया जब यूक्रेन पर लेट नाइट अटैक करने जा रहा था तो रशिया ने एयर स्पेस के रूल्स को तोड़ा है, मतलब कि आप इलीगली किसी कंट्री के ऊपर के रीजन को यूज नहीं कर सकते, वहां से विदाउट परमिशन अपने एयर इक्विपमेंट्स नहीं लेके जा सकते, बट रशिया ने ऐसा किया है। एक नाटो के नेशन ने रशिया पर इस तरह के आरोप लगाए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाटो को समझना। नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री
अलायंस है जिसे 1949 में बनाया गया था। बेसिकली उस टाइम पे वर्ल्ड दो पोल्स में डिवाइडेड था, एक था अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर। यूएसएसआर के अंतर्गत जो भी नेशंस आ रहे थे वो आपस में उन्होंने पैक्ट साइन किया। उसी के पहले सबसे पहले अमेरिका ने अपने एलाइज के साथ नाटो साइन किया। नाटो एक मिलिट्री अलायंस माना जाता है। इसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि नाटो के किसी भी मेंबर पर अगर कोई भी अटैक कर रहा है तो ये एक सामूहिक रूप से नाटो पर अटैक माना जाएगा। उसको काउंटर करने के लिए कोई भी नाटो का मेंबर कंट्री उस कंट्री पर अटैक कर सकता है। इसका प्राइमरी गोल ये था to provide collective defense against potential aggressions, particularly from the Soviet Union. Soviet Union मतलब कि USSR, that is Russia. Then next is Bangladesh-India relations should be based on equity and fairness. यूनुस बेसिकली एक स्टूडेंट्स की मीट को वो कर रहे थे, यूनुस जी एड्रेस कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया जो बांग्लादेश है वो इंडिया के साथ गुड रिलेशंस मेंटेन करने में इंटरेस्टेड है। सिर्फ कंडीशन ये है कि चीजें जो हैं वो इक्विटी और फेयरनेस के लेवल पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडिया हमेशा से जो स्टेटमेंट देता आया है कि शेख हसीना के टाइम पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, सेफ्टी थी, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे भी चीजें खराब चल रही थी। इसलिए अब जरूरत है कि इंडिया हमारे बांग्लादेश में जो भी कंडीशंस है उनको फेयरली और इक्विटी के साथ देखे, तभी हमारे उनके साथ गुड रिलेशंस मेंटेन हो पाएंगे। अब प्रीलिम्स की रिवीजन की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज लॉस्ट एंड डैमेज फंड। बेसिकली हमने कॉप की 27th मीटिंग जो कि इजिप्ट में कंडक्ट करवाई थी UNFCCC की, जो क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड थी, उस पे हमने लॉस एंड डैमेज फंड बनाया। इस फंड के अंतर्गत ये बात की गई कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनके अंतर्गत अगर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को लेकर के कुछ डिजास्टर्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जो कि मतलब कि उनको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रही है, उस सिचुएशन पे अगर उन्हें फंड की जरूरत है तो वो हमारे द्वारा बनाए हुए लॉस एंड डैमेज फंड से पैसे ले सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि केरला स्टेट के वायनाड में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड देखने को मिला जो कि क्लाइमेट चेंज का एक तरह से इम्पैक्ट ही था। सो क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि क्या केरला लॉस एंड डैमेज फंड से पैसा ले सकता है या नहीं। हमारे लिए ये फंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फंड हमने बेसिकली UNFCCC की 27th मीटिंग में जो कि इजिप्ट में कंडक्ट करवाई थी उसमें बनाया था। अभी जो इसका होस्ट है वो 3 साल तक वर्ल्ड बैंक को बनाया गया है। इसके अंतर्गत यही इस पर फोकस किया जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ऑलरेडी रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा कर दिया, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे अगर इसका इम्पैक्ट उन पर पड़ रहा है तो। देन नेक्स्ट इज विजियो नेक्स्ट। विजियो नेक्स्ट एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा चलाया गया है। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंबाइन करके जो फैशन ट्रेंड्स के इंसाइट्स हैं उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ के साथ जो फैशन ट्रेंड्स की फोरकास्टिंग भी की जाएगी। इसके तहत क्या होगा, जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, वीवर्स हैं, उन सबको हेल्प मिलेगी ट्रेंड को समझने में और उस तरह से वो अपना ग्रो कर सकते हैं। ये जो विजियो नेक्स्ट इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं ये इंडिया के IT सेक्टर को भी डेवलप करने में हेल्प करेगा। साथ के साथ इट विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल एजेंसीज। ये एक बायलिंगुअल पोर्ट है, इसे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेवलप किया है। देन नेक्स्ट इज लास्ट चांस टूरिज्म। बेसिकली होता क्या है ना कि हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो इसके तहत ऐसा माना जा रहा है कि कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी खत्म होने की कगार में है। सो जो लोग हैं ना उनके अंदर एक ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, इसलिए हम अपना एक आखिरी चांस जो कि हमारे पास है कि हम उस प्लेस को विजिट करके वहां एंजॉय कर सकते हैं, तो वो लोग इस तरह की टूरिज्म एक्टिविटी करते हैं। इससे बोला जाता है लास्ट चांस टूरिज्म। सो इस लास्ट चांस टूरिज्म के चलते क्या हुआ, यूरोप की एक आइस केव है जो कि
वहां पर फ्रोजन आर्क थी, वहां पर उस आइस केव में, वो कोलैप्स हो गई और इस तरह से क्या हुआ कि लोगों की डेथ हो गई। सो इसलिए लास्ट चांस टूरिज्म को क्वेश्चन के एम्बिट में लाया जा रहा है कि ऑलरेडी वो रीजन वल्नरेबल है और आप लास्ट चांस टूरिज्म के चलते उस रीजन पर और भी ज्यादा बर्डन बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो इसकी वजह से ऐसी चांसेस है कि वो और भी जल्दी खत्म हो जाए। Then next is Samrit. What is Samrit? It is startup accelerators of MITI for product innovation, development and growth. Basically, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने समृद्ध स्कीम चलाई थी, जिसके अंतर्गत स्टार्टअप्स कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, उसके अंतर्गत प्रोडक्शन हो गया, इनोवेशन हो गया या डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, इसके लिए पैसे इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत हमने 125 नए स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया है ताकि समृद्ध स्कीम के अंतर्गत हम उन्हें और भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। देन नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी एआई से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत जो हमारा चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को एआई के साथ मर्ज करने की बात की जा रही है। इसके तहत क्या होगा, जो रिसर्चेज होंगी, जो सर्च होगी, इंटरनेट में जो चीजें सर्च की जाएंगी वो और भी ज्यादा ऑटोनोमस हो पाएंगी और इसके अंतर्गत चीजें इम्प्रूव होंगी। सो हमें ध्यान करने के लिए ये चीज याद रखनी है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी किससे रिलेटेड है। सो इसके अंतर्गत हम चैट जीपीटी को एआई मॉडल के साथ मर्ज करने की बात कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आपको होमवर्क के लिए कुछ पीवाईक्यूज दिए गए हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि पीवाईक्यूज को लेकर हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें या नहीं, हम आपको सिर्फ पीवाईक्यूज प्रोवाइड करें कि उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड किया जाए। इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताएं। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग